हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो है संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है चैप्टर 6 से ही मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध यानी उन ऑफेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में भी, जो मानव शरीर को इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ये सेक्शंस दिए गए हैं 100 से लेके 146 तक। चैप्टर 6 ही अभी हमारा चलेगा क्योंकि इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। यहाँ पर 100 से लेके 110 तक दिए गए हैं मानववध और हत्या, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। केस लॉ के साथ बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा 111 से लेके 113 तक दिए गए हैं संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य, जो हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। 114 से 125 तक हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दिया गया है, जो आईपीसी में भी होता था। सदोष अवरोध और परिरोध इसके बाद आएगा 126 से लेके 127 तक। नेक्स्ट ऑफेंसेस की बात करें तो 128 से 136 तक आपराधिक बल और हमले की बात करता है, और 137 से लेकर 146 तक दिए गए हैं व्यापरण, अपहरण और बलात्श्रम यानी फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं वो। तो अब हम ये सारे हमने देखा कि इस चैप्टर में दिया गया है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आज की वीडियो में हम संगठित और आतंकवादी कृत्य जो हैं और संगठित अपराध हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, देखो ये जो अपराध हैं ये पहली बार बीएनएस में ऐड किए गए हैं। आईपीसी में इस तरह का कोई ऑफेंस हम नहीं देखते थे, ऑफेंसेस ये नहीं थे, क्योंकि जब मैंने आपको पूरा आईपीसी कवर कराया था तो उसमें इस तरह के अपराध नहीं थे, ना ही उसमें टेररिस्ट एक्ट के बारे में कुछ दिया गया था। तो आज हम ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और नया कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो सेक्शन 111 में दी गई है, लेकिन डेफिनेशन से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि संगठित अपराध होते क्या हैं। तो संगठित अपराध ऐसे अपराधों को कहते हैं, उन ऑफेंसेस को कहते हैं जो थोड़े सीरियस टाइप के होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो सीरियस होता है, क्योंकि जो संगठित अपराध होते हैं वो ना केवल व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनली नहीं किए जाते, जैसे एक व्यक्ति ने कर दिया है ना, तो इस तरीके से नहीं होता, बल्कि पूरे सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं ये ऑफेंसेस। इसमें कई सारे व्यक्ति एक ग्रुप बनाकर अपराध करते हैं, है ना, कोई भी ऑफेंस करते हैं। एक उनकी गैंग होती है और गैंग बनाकर वो उस अपराध को अंजाम देते हैं। इन अपराधों के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आप डकैती, है ना, डकैती कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, 5 या 5 से ज़्यादा लोग चाहिए। इसी तरीके से जबरन वसूली करना किसी से, किसी का मर्डर करना, है ना, तस्करी जो स्मगलिंग वगैरह होती है, वो सब चीज़ें। तो एक ऐसा ऑफेंस, एक ऐसा एक्ट जो कई सारे लोग गैंग बनाकर करते हैं और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने के लिए ग्रुप बनाकर क्राइम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल एक बार ही इस क्राइम को करते हैं, बल्कि रेगुलर बेसिस पर ये क्राइम करते हैं, इसीलिए इसको संगठित अपराध कहा गया है। तो जो गैंग रेगुलर बेसिस पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रही है, लगातार कर रही है ना, उसका एक तरीके से काम हो गया है उसी चीज़ को करना, और गैंग है, एक व्यक्ति नहीं कर रहा, कई सारे कर रहे हैं मिलकर, तो उसे बोलते हैं हम संगठित अपराध। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 111 में भारतीय न्याय संहिता के अंदर। ठीक, सबसे पहले थोड़ा सा इसका पर्पस देख लो। तो ये जो ऑफेंसेस हैं ये क्यों ऐड किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में, तो इस पर 2 चीज़ें हैं। एक तो संगठित अपराध पर रोक लगाना, जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं सोसाइटी में, जो लोग गैंग बनाकर किसी ऑफेंस को करते हैं, एक तो उस पर रोक लगाना। दूसरा, ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों को दंडित करना, उनको पनिशमेंट देना। तो इसीलिए इसको बीएनएस में ऐड किया गया है। डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 111 क्या कहता है, सबसे पहले इसमें बहुत सारे सबसेक्शन दिए गए हैं। सबसेक्शन 1 कह रहा है कि किसी भी सिंडिकेट के सदस्य के रूप में ऐसे सिंडिकेट की तरफ से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा, देखिए किसी ग्रुप की बात हो रही है, कोई गैर कानूनी गतिविधियों को किया जाता है, मतलब कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं जिनको किया जाता है। अब देखो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्या होगी। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर बहुत सारे अपराध दिए गए हैं, जैसे कि व्यापरण, है ना, डकैती, यान चोरी, उद्दापन, एक्सटॉर्शन होगा, है ना। एक्सटॉर्शन क्या होता है, किसी को धमकाना, डरा के धमका के कि तुम्हें मार दिया जाएगा और मुझे पैसे दो, है ना, या किसी से कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी वगैरह साइन करा ली, तो एक्सटॉर्शन करना। भूमि हत्या लेना, किसी की ज़मीन वगैरह थी वो हत्या ली। कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या करना, किसी की हत्या के लिए, मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना। आर्थिक अपराध जो हमारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, तो ये सब आपके इसके अंदर आएंगे। साइबर अपराध, साइबर क्राइम होते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, है ना, मोबाइल के ज़रिए। या व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, है ना, इन सब चीज़ों का
इलीगल वो करना, दुर्व्यापार करना। वैश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन, फिरौती के लिए मानव का दुर्व्यापार करना, ठीक, मनुष्य को मतलब आदमी को बेचना, खरीदना, वो सब चीज़ें। हिंसा का प्रयोग करना, हिंसा की धमकी देना, वायलेंस की धमकी देना, थ्रेट, अभित्रास करना, है ना, प्रपीड़न या दूसरे गैरकानूनी साधनों के द्वारा करता है। तो यहाँ पे अगर कोई इस तरीके से करता है तो ये चीज़ बताया गया है। एक तो आपको ग्रुप ध्यान रखना है कि ग्रुप में ये ऑफेंसेस किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या शामिल है, मतलब ये अपराधों की एक लिस्ट दी हुई है इस सेक्शन में, और इसमें बताया गया है कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर आता है कि ये जो संगठित अपराध है, ये जो लोग गैंग बना कर करते हैं, इनमें से कोई भी तरीके का अपराध करते हैं, ठीक। और इसमें ये भी बताया गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब चाहे तो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो उसमें फ़ायदा लेते हैं, जिसमें उनका फाइनेंशियल फ़ायदा भी है, मतलब उनका उसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फ़ायदा होता है जो ये संगठित अपराध करते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए ये क्या क्या करते हैं, जैसे जो हमने लास्ट में पढ़ा, हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा की धमकी देते हैं, अभित्रास करते हैं, या प्रपीड़न, है ना, किसी को उकसाना, भड़काना, है ना, किसी को एक तरीके से उसके साथ मारपीट करना, धमकी देना उसको। और ऐसा कैसा करते हैं, ये गैरकानूनी साधनों के द्वारा, वो जो मीन्स वो अपनाते हैं वो गैरकानूनी साधन होते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति संगठित अपराध करता है। बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि संगठित अपराध सिंडिकेट क्या है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है सिंडिकेट। तो सिंडिकेट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कोई ग्रुप बनाना, जो ज़रूरी नहीं है कि इलीगल चीज़ों के लिए बनाया जाए, बल्कि लीगल चीज़ों के लिए भी सिंडिकेट बनाया जा सकता है ना। ग्रुप तो कैसा भी हो सकता है। बेसिकली ये वर्ड किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन एम से जुड़ा होता है, जिनका एक सामान्य आशय हो या सामान्य उद्देश्य हो, पूरी गैंग का, ठीक। तो संगठित अपराध सिंडिकेट, इसमें यहाँ पे बताया गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का कोई भी ग्रुप इसके अंदर आता है, जो टोली के रूप में या अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए किसी लगातार किसी रेगुलर इलीगल एक्टिविटीज़ को करते हैं। सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप सेकंड में ये बताया गया है, इसका सेकंड पॉइंट है ये इसी एक्सप्लेनेशन का। सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप यानी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़। अब इसका मतलब क्या है, तो इसमें बताया गया है कि कानून के द्वारा प्रतिबंधित उन एक्टिविटीज़ की बात इसमें आती है जो 3 या ज़्यादा साल से कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है। मतलब इसके अंदर उस एक्ट को शामिल किया गया है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साल का कोई ऑफेंस किया जाता है। मतलब जो अपराध किया जा रहा है सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के अंदर, वो अपराध ऐसा है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साल की सज़ा है और जो किसी व्यक्ति के द्वारा अकेले या ग्रुप में किया गया है। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टोली के सदस्य के रूप में जिसके संबंध में 1 या 1 से ज़्यादा आरोप पत्र फाइल हो, मतलब जिसके खिलाफ जो चार्जेस होते हैं ना, चार्जशीट तैयार की जाती है, वो 1 से ज़्यादा फाइल हुई हो पहले ही, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक। और इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी शामिल किया गया है। आर्थिक अपराध किसे कहेंगे, आर्थिक अपराध में आपराधिक न्यास भंग, है ना, अमानत में खयानत जिसे बोलते हैं, कूटरचना यानी फॉर्जरी, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण आता है, बड़े पैमाने पर कपट करना, फ्रॉड करना और धन से संबंधित फ़ायदा लेने के लिए, पैसे से रिलेटेड कोई फ़ायदा लेना चाह रहा है उसको कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना, जैसे बड़ी बड़ी कोई स्कीम चला देता है फ्रॉड करने के लिए, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर। किसी बैंक या कोई अदर इंस्टीट्यूशन है, संस्था है या संगठन है, उसको कपट करने के लिए उसके साथ कोई कार्य करना, कोई एक्ट भी इसमें शामिल है। तो ये सब चीज़ें आपकी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर आ जाएंगी। तो सबसेक्शन 1 हो गया। सबसेक्शन 1 में हमने क्या क्या समझा कि संगठित अपराध का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से अपराध आपके संगठित अपराध के अंदर आएंगे, वो लिस्ट हमने देख ली। और अगर कोई उन संगठित अपराध को करता है तो उसमें वो हिंसा का प्रयोग करता है, हिंसा की धमकी देता है, ठीक, प्रपीड़न करता है, अभित्रास करता है, तो वो 4 तरीकों से अगर इस एक्ट को करता है तो वो संगठित अपराध के अंदर आ जाएगा। फिर हमने एक्सप्लेनेशन को समझा, उसमें हमने 3 चीज़ें देखी। एक तो संगठित अपराध सिंडिकेट देखा, दूसरा सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप यानी कि जो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके बाद हमने समझा तीसरी चीज़ इकोनॉमिक ऑफेंसेस में यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा। अब हम समझेंगे सबसेक्शन 2 को। बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें अलग अलग सबसेक्शन में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो इसलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ से निकाल लिया है। जैसे सबसेक्शन 2 पनिशमेंट की बात करता है कि अगर कोई संगठित अपराध करेगा, अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करेगा तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट है। तो अगर कोई व्यक्ति संगठित अपराध करता है और उसके कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है उस अपराध के कारण, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी उस संगठित अपराध करने वाले व्यक्ति को, तो उसको मिलेगी मृत्यु यानी डेथ सेंटेंस, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन जो 10 लाख से कम का नहीं होगा, 10 लाख तक का फाइन लगेगा, या कोर्ट चाहे तो डेथ सेंटेंस के साथ 10 लाख का फाइन लगा सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देकर 10 लाख का फाइन लगाएगी। तो और में है ना जुर्माना, तो फाइन भी लगाया जाएगा।
नेक्स्ट है किसी अन्य मामले में, मतलब जब संगठित अपराध करते हुए डेथ कॉज नहीं होती है, कोई व्यक्ति नहीं मरता है, तो पनिशमेंट कितना है, तो कम से कम मिनिमम 5 साल का है और मैक्सिमम है आजीवन कारावास तक का, और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना है। तो यहाँ पे जुर्माना आधा हो गया, जब किसी की डेथ कॉज नहीं हुई तो 5 लाख का जुर्माना, अगर डेथ कॉज हो जाती है तो 10 लाख का जुर्माना। पनिशमेंट भी आप देख रहे हो, अगर डेथ कॉज हो गई तो पनिशमेंट ज़्यादा है, डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और अगर नहीं हुई डेथ कॉज, किसी अदर मैटर की बात हो रही है, तो मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये था आपका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 की बात करते हैं, जो कह रहा है कि जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, उसका अबेटमेंट करता है, उसका अटेम्प्ट करता है या उसका षड्यंत्र रचता है। कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट, 3 चीज़ें दी गई हैं सबसेक्शन 3 में। तीनों को हाईलाइट कर लीजिएगा, चाहो तो बेयर एक्ट में भी आप टिक कर सकते हो। तीनों चीज़ दी गई हैं और कहा गया है जानते हुए करेगा या उसका शुक्र बनाता है उसको, मतलब जानते हुए, नॉलेज है व्यक्ति को कि इसको मैं इस चीज़ से आसान करूँगा, उसको आसान बनाने के लिए उस अपराध को, यह संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में नियोजित होता है, जो प्राइमरी लेवल पे काम होता है, मतलब अभी काम शुरू ही हुआ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, उस लेवल पर शुरुआती काम में नियोजित होता है, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए मिनिमम 5 साल का पनिशमेंट है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और कम से कम 5 लाख का जुर्माना है। ठीक, ध्यान रखना है, मिनिमम 5 साल से लेके मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की उसको सज़ा मिलेगी। और ऐसे जुर्माने में कितना जुर्माना होगा, 5 लाख रुपए का। ठीक, तो ये किस लिए, किस किस चीज़ को पनिशेबल बना रहा है सबसेक्शन 3, दुष्प्रेरण को, प्रयत्न को, अगर कोई संगठित अपराध का प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट करता है, या फिर उसकी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता है, षड्यंत्र में शामिल होता है, ग्रुप मिलकर है ना, 5 से 7 लोगों का ग्रुप है, वो कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे और उसके लिए वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहे हैं कि तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, सबको काम बांट रहे हैं और उन सबका कॉमन ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है और रेगुलर बेसिस पे वो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी सबसेक्शन 3 के अंदर। नेक्स्ट है उसके मेंबर होना, है ना। सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है कि जो कोई संगठित अपराध का सिंडिकेट का सदस्य है और वो ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो कम से कम 5 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख का जुर्माना। तो अगर कोई सिंडिकेट का, जो संगठित अपराध है उसके सिंडिकेट का मेंबर भी है, अगर कोई मेंबर है, उस ग्रुप का भी सदस्य है ना, जो संगठित अपराध बनाया करने के लिए एक गैंग बनाई गई है, उस गैंग का मेंबर है, तो वो भी यहाँ पे मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कम से कम 5 लाख के जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये तो मैंने एक एक सबसेक्शन में से एक एक पॉइंट निकाल रखा है कि बेसिकली कोई भी सबसेक्शन क्या कहना चाह रहा है। सबसेक्शन 2 पनिशमेंट की बात कर रहा था, सबसेक्शन 1 डेफिनेशन की बात कर रहा था, सबसेक्शन 3 दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र की बात कर रहा था, एंड सबसेक्शन 4 उसका मेंबर होने की बात कर रहा था। इसके बाद आता है सबसेक्शन 5, जानबूझकर आश्रय देना या छिपाना। तो ये कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को, जिसने संगठित अपराध किया है, जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, साक्ष्यपूर्वक मतलब इंटेंशनली उसको हार्बर करता है, उसको संशय देता है, ये छिपाता है, या वह, तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति को, जिसके बारे में वो जानता है ना, इंटेंशनली कि ये व्यक्ति जो है, ये तो भैया संगठित अपराध की जो गैंग बनी हुई है ना, उसमें शामिल है, ठीक, ये व्यक्ति उसमें शामिल है और ये व्यक्ति संगठित अपराध की गैंग का मेंबर है, या ये ऐसे ऑफेंसेस करता है जो ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, इंटेंशनली ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ पर आश्रय देता है, उसको हार्बर करता है, ठीक, उसको छिपाता है, तो यहाँ पर उसकी पनिशमेंट होगी मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, पनिशमेंट ध्यान रखना है। सब सेक्शन जो ऊपर दिए गए हैं उनकी पनिशमेंट अलग है, यहाँ पे पनिशमेंट अलग है। इसके बाद अब इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन को ध्यान रखना है कि ये जो सब सेक्शन है, ये जो आपका 5 वाला जो सब सेक्शन है, जो आश्रय देने और छिपाने की बात कर रहा है, ये तब लागू नहीं होगा जब शरण या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी के द्वारा दिया गया हो। मतलब अगर कोई वाइफ है और वो संगठित अपराध में शामिल है और उसको आश्रय दिया गया है उसके हस्बैंड के द्वारा, तो फिर वो हस्बैंड को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई हस्बैंड है और वो संशय, मतलब उसको संशय उसकी वाइफ दे रही है, और हस्बैंड कहाँ, किस में शामिल है, संगठित अपराध में, उसकी गैंग में शामिल है, तो अगर हस्बैंड वाइफ को आश्रय देता है या वाइफ हस्बैंड को देती है, तो इस सेक्शन में, इस सब सेक्शन के अंदर वो लाइबल नहीं होंगे। ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक।
इसी तरीके से नेक्स्ट आता है प्राप्त संपत्ति पर कब्जा। अब ये कौन सा हुआ, ये हुआ आपका सबसेक्शन 6 है ना, 3 तो ऊपर था। संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति पर कब्जा। अब कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध हुआ है उसमें जो भी प्रॉपर्टी लेता है उसमें वो उस प्रॉपर्टी पे कब्जा ले रहा है, उसे प्राप्त कर रहा है, ठीक। जो भी संगठित अपराध करके कोई प्रॉपर्टी किसी ने ली है, तो जो कोई संगठित अपराध करने से आई प्रॉपर्टी को कब्जे में रखेगा या उस संगठित अपराध के आगमों से, मतलब जो भी उससे आई है ना, उसको बेचकर या कुछ भी ऐसे तरीके से, मतलब आई है कुल मिलाकर वो संगठित अपराध से, उसके माध्यम से कोई प्रॉपर्टी अर्जित की गई है, किसी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति उस पर कब्जा लेता है, तो कब्जा लेने वाले को या उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने वाले को कितना पनिशमेंट मिलेगा, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कम से कम 2 लाख का जुर्माना, है ना। अब देख रहे हो कितना सीरियस टाइप का क्राइम है। जुर्माना भी है लाखों में, फाइन भी है और साथ ही सज़ा भी हर चीज़ के लिए अलग अलग है और पनिशमेंट भी ज़्यादा है ना। डेथ सेंटेंस तक की पनिशमेंट है, अभी जब हमने ऊपर पढ़ा था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, 5 साल भी है, 3 साल भी है और फाइन भी ज़्यादा ही है, 5 लाख 10 लाख इस तरीके से। तो ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद आता है सबसेक्शन 7। ये कह रहा है वैध स्रोत ना देना, यानी इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की गैंग का मेंबर है और उस मेंबर की तरफ से वो कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को कब्जे में रखता है और उस प्रॉपर्टी को कैसे वो प्रॉपर्टी उसके पास आई, उसका लेजिटिमेट सोर्स क्या है, उसका वैध स्रोत क्या है संपत्ति का, ये नहीं बता पाता, तो उसके लिए यहाँ पर कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 10 साल की तो होगी सज़ा और साथ ही 1 लाख का होगा जुर्माना, फाइन भी लगेगा उस पर 1 साल का, ठीक। अब इसको हम समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल देखो। मानो ए नाम का एक व्यक्ति एक गैंग का मेंबर है जो गैंग ड्रग्स की स्मगलिंग करती है, ठीक। अब इस गैंग का उद्देश्य ये है, पर्पज़ ये है कि ड्रग्स की अवैध तस्करी करके हमें पैसा कमाना है, जो ड्रग्स है उसकी स्मगलिंग करके हमें ढेर सारा पैसा कमाना है। तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ठीक। तो यहाँ पर ए पनिशेबल है, एक तो 111 के अंदर, ठीक। अब मान लो वो क्या करेगा, वो इस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आया है, मतलब जो भी इस काम से पैसा आया है, वो बी के पास रखता है, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़, ठीक। अब बी क्या करता है, जब उससे पूछा जाता है कि ये प्रॉपर्टी उसके पास कहाँ से आई, इसका लेजिटिमेट सोर्स बताओ, तो बी तो बता नहीं पा रहा। भाई ए तो हो गया ना, ए कहाँ पे पनिशेबल होगा, 111 में, सबसेक्शन 2 में जहाँ पनिशमेंट है। अब बी जो है, जिसको ए ने प्रॉपर्टी दी है उस स्मगलिंग के बाद, उस संगठित अपराध से प्राप्त करके, क्योंकि ए भी तो मेंबर था ना उस गैंग का, तो बी को उसने प्रॉपर्टी दी। अब बी से पूछा गया कि तुम बताओ इस प्रॉपर्टी जो तुम्हारे पास आई है इसका लेजिटिमेट सोर्स क्या है, इसका वैध स्रोत कहाँ है, कहाँ से आई है प्रॉपर्टी, बी बता नहीं पा रहा, तो बी को पनिशमेंट मिलेगी सबसेक्शन 7 के अंदर कि कहाँ से आई वो प्रॉपर्टी, उसने बताया ही नहीं, तो उसकी पनिशमेंट होगी मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 10 साल और यहाँ पे उस पर फाइन लगेगा 1 लाख का, ठीक। तो ये कहना चाह रहा है हमारा सबसेक्शन 7। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की 112 की। 112 भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर रहा है, बट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी कैसे, पैटी वाले, छोटे वाले जो संगठित अपराध होते हैं। अभी हमने 111 में देखा कितने सीरियस टाइप के क्राइम थे, है ना, ड्रग्स की स्मगलिंग थी, किसी की किडनैपिंग थी, या गैंग बना के कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, या गैंग बनाकर कोई कुछ व्यक्ति डकैती डालते हैं, इस तरीके की। तो वो तो थे सीरियस टाइप के, बड़े वाले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, जो बड़े लेवल पे किए जाते हैं, एक गैंग बनाकर किए जाते हैं। ये होते हैं छोटे लेवल के, जो छोटे वाले संगठित अपराध होते हैं, जो पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, इनको भी अब इस बार बीएनएस में ऐड किया गया है। ये आपका आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में शामिल किया गया है। छोटे लेवल पे क्या हो सकते हैं, छोटे लेवल पे पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे, तो जो बड़ा आएगा आपका, जो सीरियस नेचर का होगा, वो तो 111 में चला जाएगा, जो छोटे लेवल पे होंगे वो 112 में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी कोई व्यक्ति गैंग बनाकर ही काम कर रहे हैं, है ना, जैसे छोटी मोटी चोरी करते हैं, चोरों की टोली, है ना, देखे होगे आपने, 7-8 लोग इकट्ठा हुए और एक गैंग बना लेते हैं अपनी कि आपसे हम चोरी करेंगे, ठीक है, तुम वहाँ जाना, तुम वहाँ जाना, तुम वहाँ जाना। तो छोटे लेवल पे थोड़ा, है ना, या फिर एटीएम चोर वगैरह, है ना, सुना होगा, एटीएम की लोग चोरी करते हैं, एटीएम में से पैसा निकाल लिया, तो उनकी भी एक गैंग होती है। तो इस तरीके से, तो बीएनएस का सेक्शन नंबर 112 ये कहता है
कि जो कोई समूह टोली का सदस्य होते हुए, है ना, एक छोटी सी टोली बना ली, छोटा सा ग्रुप बना लिया, छोटी सी गैंग बना ली, तो इन सब चीज़ों का मेंबर होते हुए या तो अकेले या फिर संयुक्त रूप से, मतलब या तो अकेले या फिर जॉइंटली, है ना, संयुक्त रूप से। देखो आ गया ना चोरी, झपट मारी। झपट मारी जैसे कोई, मान लो कोई महिला है, वो गले में नेकलेस पहन के जा रही है और जाते जाते झपट्टा मार लिया उस चीज़ पे, है ना, तो उसको बोलते हैं झपट मारी। तो वो भी एक तरीके की चोरी हो गई, भले ही झपट्टा मार के किया हो। या छल, है ना, छल हो गया, चीटिंग करना किसी के साथ। टिकटों की अपराधिकृत बिक्री, है ना, अनऑथराइज तरीके से टिकटों को बेचना। या कोई शर्त वगैरह लगा ली, जुआ खेलना, है ना, गैम्बलिंग। लोक परीक्षा, जो पेपर्स होते हैं उनके प्रश्न पत्रों की बिक्री, है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पेपर पहले ही लीक हो गए, उसको बेच दिया, तो इस तरीके से। या कोई अन्य आपराधिक कार्य, कोई अदर क्रिमिनल एक्ट। तो ये सब आपके छोटे लेवल के हो गए पेटी ऑफेंसेस। बड़े लेवल के क्या थे? एब्डक्शन, डकैती, है ना, स्मगलिंग, वो सब चीज़ें वो बड़े लेवल की हो गई, तो उनके लिए सज़ा भी ज़्यादा थी। ये हो गए पैटी वाले, छोटे वाले संगठित अपराध। तो छोटे लेवल पे अगर होगा तो उसको भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी 112 के अंदर। तो समूह, टोली, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी ग्रुप और गैंग की ही बात हो रही है। बस यहाँ पे भी देखो अलग अलग टाइप के दे रखे हैं। ये चाहो तो लिस्ट बना लो पॉइंट करके, ये इसी में दिया हुआ है। ये जो आपका सेक्शन नंबर 112 है, इसी में दिया हुआ है। इसके बाद आता है इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे क्या कह रहा है। इसमें बताया गया है कि जो चोरी वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है 112 में, अभी हमने पढ़ा ना चोरी सबसे पहले, तो उसमें क्या क्या आएगा? चोरी में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी? चालाकी से चोरी करना, कोई वाहन चुरा लेना, मोटरसाइकिल चोर वगैरह होते हैं तो वो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में चला जाएगा। घर में किसी के चोरी कर लेना, कारोबार परिसर में चोरी कर लेना, कार्गो की चोरी, जो सामान वगैरह होते हैं, है ना, जैसे शिप वगैरह पे सामान उतरता है कार्गो, वो सब चीज़ें। किसी की पॉकेट मार ली, कार्ड स्कीमिंग, है ना, शॉप लिफ्टिंग में यहाँ पे चोरी आ जाएगी। स्वचालित टेलर मशीन, मतलब वही एटीएम चोरी वगैरह, तो वो सब चीज़ें हमारी चोरी के अंदर आ जाएंगी। पनिशमेंट कितनी है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए? सब सेक्शन 2 बताता है पनिशमेंट कितनी है। तो जो कोई छोटा संगठित अपराध करता है वो ऐसी अवधि के कारावास से दंडित होगा जो 1 साल से कम तो नहीं होगी, मतलब मिनिमम 1 साल है, और मैक्सिमम 7 साल तक के ऐसे व्यक्ति को सज़ा मिल सकती है, जेल उसको भेजा जाएगा, और उस पर यहाँ पे जुर्माना भी लगेगा। जुर्माने के यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया गया है, कितना लगेगा, 5 लाख 2 लाख, वो नहीं है। जैसे भी हमने 111 में पढ़ा था संगठित अपराध में, उसमें तो जुर्माने की रकम फिक्स थी ना, बट यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे कोर्ट के ऊपर है कि वो कितना जुर्माना लगाएगी। तो मिनिमम 1 साल से लेके मैक्सिमम 7 साल की यहाँ पे सज़ा है और फाइन है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। और सबसेक्शन 2 इसकी पनिशमेंट बताता है, और सबसेक्शन 1 इसकी डेफिनेशन बताता है, और उन ऑफेंसेस के बारे में बताता है जो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, छोटे संगठित अपराध के अंदर आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 113 जो आतंकवादी कार्य यानी टेररिस्ट एक्ट की बात करता है। अभी तक हमने 2 टाइप के ऑफेंसेस पढ़े आज के कॉन्सेप्ट के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब पढ़ेंगे टेररिस्ट एक्ट के बारे में। इसमें सबसे पहले जो सेक्शन 113 है वो बताता है कि आतंकवादी कार्य क्या होते हैं, है ना। टेररिस्ट एक्ट से ये सेक्शन डील कर रहा है जो 3 चीज़ों से डील करता है। अब 3 चीज़ें क्या हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लॉज A, B, C करके इस तरीके से 3 क्लॉज दिए हुए हैं। जब आप बेयर एक्ट में देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है, लेकिन हमने है ना इसको सिंपल तरीके से निकाल लिया है। सेक्शन नंबर 113 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के अनुसार आतंकवादी कार्यों से एक तो ये संबंधित है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये जो सेक्शन है ये आतंकवादी कार्यों के लिए दंड का प्रावधान करता है, मतलब उनके लिए पनिशमेंट भी बताता है। सब सेक्शन 1 के अनुसार जो कोई भारत की एकता, भारत की अखंडता या संप्रभुता, ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इंडिया की सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी, चौथी चीज़, या इंडिया में किसी विदेश में जनता में आतंक फैलाने या फैलाने की संभावना की इंटेंशन से। लिस्ट ध्यान रखनी है, इंडिया की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, या किसी विदेश में जनता में आतंक फैलाने। इंडिया के लोग या तो मतलब लोग या तो इंडिया में रहते हैं या विदेश में रहते हैं इंडिया के लोग, वहाँ पर आतंक फैलाने या फैलाने की संभावना के इंटेंशन से, ये सारी चीज़ें करने की इंटेंशन से। इंटेंशन किसकी होनी चाहिए? इन सभी में से कोई एक इंटेंशन होनी चाहिए।
क्या करता है? क्लॉज ए बोलता है बम से, डायनामाइट से या किसी विस्फोटक पदार्थ से जो फट सकता है, जो एक्सप्लोजिव है, या ज्वलनशील पदार्थ जो जला सकता है किसी चीज़ को, या अग्नि से, आग से, आयुध हथियारों से, या पॉइजन से, या हानिकारक गैस रसायनों से, खतरनाक अन्य पदार्थों से, चाहे वो जैविक हो, रेडियोधर्मी हो, नाभिकीय हो, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं ना, इन सब चीज़ों से इनका उपयोग जिससे कि क्या हो, किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाए या उसको चोट आ जाए या उसकी संभावना हो, प्रॉपर्टी का विनाश हो, इंडिया में या विदेश में अनिवार्य सेवाओं में बाधा आ जाए, वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ ना मिल सके, जो लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें बाधा आ जाए, उसमें रुकावट आ जाए, या सिक्के या कोई अदर जो करेंसी है उसको नकली इंडियन कागजी करेंसी बनाना, है ना, इस तरीके से कोई करता है, या इंडियन गवर्नमेंट जो भारत सरकार है या किसी स्टेट की सरकार है उसके द्वारा उपयोग की गई इंडिया में या विदेश में किसी प्रॉपर्टी का विनाश हो सके। तो फर्स्ट क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई इन चीज़ों से ये सारी चीज़ें करता है, किस इंटेंशन से करता है, जो पॉइंट ऊपर पड़े, इंडिया की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को हटाने के उससे या उन्हें चोट पहुंचाने के उससे, उसकी इंटेंशन से ये सब करता है। क्लॉज 2 कहता है कि लोक कार्य करने वाले आपराधिक बल के द्वारा आतंकित या उसका प्रयत्न करना आतंक फैलाने का, या किसी को मारना या उसका प्रयत्न करना, अगर कोई ऐसा करता है। इसके बाद क्लॉज 3 कहता है कि निरुद्ध, व्यपहरण, अपहरण, मारने, क्षति पहुंचाने की धमकी इंडियन गवर्नमेंट या किसी स्टेट की सरकार या विदेश की सरकार या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या ना करने को मजबूर करने के लिए कोई अदर एक्ट करता है, तो वो आपका आतंकवादी कृत्य के अंदर आएगा। डेफिनेशन में क्या समझे? क्लॉज पढ़ने हैं, तीनों क्लॉज देखा, ठीक, तीनों क्लॉज के अंदर सब क्लॉज दिए हुए हैं। तो इंटेंशन, कोई व्यक्ति कर क्यों रहा है इस चीज़ को, कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को चोट पहुंचाने के लिए, इन सब चीज़ों को अफेक्ट करने की इंटेंशन से नीचे जो 3 क्लॉज में कार्य दिए गए हैं, तीनों क्लॉज के एक्ट कर रहा है और उनका यूज़ इन सब चीज़ों के लिए कर रहा है। बाधा रुकावट आ जाए, सेवाओं में सर्विसेज रुक जाएं विदेश में, या किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाए या उसकी संभावना हो, प्रॉपर्टी का विनाश हो, कूटकृत भारतीय सिक्का करेंसी बनाता है, या इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी विदेश में किसी प्रॉपर्टी का विनाश करता है। थर्ड क्लॉज कहता है कि सेकंड क्लॉज सॉरी कि लोक कार्यों को करने वाले आपराधिक बल के द्वारा आतंक फैलाना, उसकी कोशिश करना, किसी को मारना, उसकी कोशिश करना, या किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका अपहरण करता है, उसको मारने की, क्षति पहुंचाने की धमकी। तो ये सारी चीज़ें जो करता है ना, जो भी हमने अभी तक ऊपर पढ़ी, ये सब हमारे टेररिस्ट एक्ट के अंदर आता है। माना जाएगा कि वो व्यक्ति टेररिस्ट एक्ट करता है। सब सेक्शन 2 इसकी पनिशमेंट बताता है, ठीक, क्या पनिशमेंट है कि जो कोई आतंकवादी कार्य करता है, अगर उस टेररिस्ट एक्ट से किसी की डेथ कॉज हो जाती है तो वो मृत्यु, आजीवन कारावास और फाइन से उसको दंडित किया जाएगा। उसको डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है और जुर्माना तो लगेगा ही। और अगर किसी अन्य मामले में है, मतलब किसी की डेथ कॉज नहीं हुई है उस एक्ट से, तो कितना पनिशमेंट है? तो है मिनिमम 5 साल का, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। साथ ही इसमें 2 एक्सप्लेनेशन और दिए गए हैं, वो और देख लीजिए। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहता है कि लोक कार्य करने वाले में कौन व्यक्ति आएंगे। तो लोक कार्य करने वाले में संवैधानिक अधिकारी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, राजपत्र में लोक कार्य करने के रूप में जो नोटिफाइड होते हैं, वो ऑफिसर्स आते हैं। और कूटकृत भारतीय करेंसी का मतलब क्या है, जो सेकंड है इसका, इसी के अंदर दिया हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि कूटकृत करेंसी में ऐसी करेंसी आती है जो किसी ऑथोराइज्ड न्याय संबंधी अधिकारी, जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा या परीक्षा करने के बाद, ये एग्जामिन करने के बाद कि ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा, मेन सिक्योरिटी विशेषताओं से युक्त है, उस रूप में घोषित की जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि कूटकृत भारतीय करेंसी। तो ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक तो पनिशमेंट जो सबसेक्शन 2 में दी गई है, और किसको हम टेररिस्ट एक्ट के अंदर डालेंगे, वो सारे पॉइंट, ठीक। ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब आगे बढ़ेंगे इसके अदर सबसेक्शन, जो सबसेक्शन भी दिए हुए हैं अभी तो सबसेक्शन 1 और 2 ही कंप्लीट हुए हैं, अभी आगे बढ़ेंगे 3, 4 ऐसे करके।
इसके बाद आता है सबसेक्शन 3, जो कहता है कि अगर कोई आतंकवादी कार्य करने या उसके कार्यों को करने की तैयारी करने का षड्यंत्र करता है, मतलब अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है कि हमें किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को या टेररिस्ट एक्ट को किस तरीके से हमें अंजाम देना है, तो उस चीज़ की कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं। या कोई व्यक्ति उसका अटेम्प्ट करता है या उसका अबिटमेंट करता है, उसका दुष्प्रेरण करता है, ठीक, या पक्ष पोषण करता है, मतलब लोगों को उसमें शामिल करता है ना, उनको सलाह देता है, उत्तेजित करता है, मतलब किसी को इंस्टिगेट करता है ऐसे काम में शामिल होने के लिए, या ऐसे काम का किया जाना डायरेक्टली या जानबूझकर। दो चीज़ें हैं, या तो डायरेक्टली या जानबूझकर। सुकर बनाता है, सुकर मीन्स उस चीज़ को आसान बनाता है। तो वो यहाँ पे उसको दंड मिलेगा 5 साल से लेकर और आजीवन कारावास तक। यानी मिनिमम सज़ा कितनी है, 5 साल की, और मैक्सिमम सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और जुर्माना फाइन भी उस व्यक्ति पर लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर कोई सबसेक्शन 3 की यहाँ पे बात करता है तो उसमें 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई हैं। पहला, आतंकवादी कार्य को करना, उसकी तैयारी का षड्यंत्र करना, ठीक, कैसे उसकी तैयारी करनी है, इसकी कॉन्स्पिरेसी बनाना, उसका अटेम्प्ट करना, उसका दुष्प्रेरण करना, उस चीज़ में सलाह देना, उत्तेजित करना, सामने वाले को इंस्टिगेट करना, या ऐसे काम का जानबूझकर सुकर बनाना। तो अगर वो उनमें से कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी एक कार्य करता है तो वो यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 4, प्रशिक्षण देने के लिए शिविर। अब कोई व्यक्ति टेररिस्ट एक्ट में शामिल हो, इसके लिए उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो कैंप बनाए जाते हैं, जो बनाते हैं ना, ट्रेनिंग कैंप्स बना लेते हैं, है ना। तो जो कोई अगर ऐसा करेगा, आतंकवादी कार्य की ट्रेनिंग देने के लिए, उसका प्रशिक्षण देने के लिए कोई शिविर लगाएगा, कोई कैंप लगाएगा, या शिविर का आयोजन करेगा, है ना, उनको ऑर्गेनाइज करेगा, कि कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई उसमें पैसा लगा रहा है ना, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनका आयोजन करवाता है ना, इस तरीके से करेगा। या टेररिस्ट एक्ट को करने के लिए किसी पर्सन या पर्सन के ग्रुप को भर्ती कर रहा है ना, उनको भर्ती करवाता है, तो करने वाले को भी और करवाने वाले को भी, दोनों को ही यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। कितनी है, मिनिमम 5 साल से लेके मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, और फाइन यहाँ पे पनिशमेंट है। तो ट्रेनिंग कैंप्स जो लगाए जाते हैं टेररिस्ट एक्ट के लिए, या लोगों को उसकी ट्रेनिंग देने के लिए, कि इसमें हमें ऐसा एक्ट करना है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, या कोई इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कराता है या खुद करता है ऑर्गेनाइज़, दोनों ही चीज़ें, या लोगों को उसमें भर्ती करता है या करवाता है, तो उसके लिए यहाँ पर सबसेक्शन 4 में पनिशमेंट बताई गई है। सबसेक्शन 5, मेंबर होना। तो जो कोई टेररिस्ट एक्ट करने के लिए जो संगठन बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसका अगर मेंबर है या आतंकवादी कार्य में वो व्यक्ति शामिल है, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट होगी यहाँ पर आजीवन कारावास और जुर्माना। तो मेंबर होना, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई व्यक्ति मेंबर हो रहा है, उसमें शामिल हो रहा है ना, उसको पता है कि ये जो संगठन बनाया हुआ है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया है, फिर भी वो उसमें शामिल हो रहा है, तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना। शरण, है ना, शरण देना। सबसेक्शन 6, जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हुए, मतलब उसको नॉलेज है कि ऐसे व्यक्ति ने किसी टेररिस्ट एक्ट का कोई क्राइम किया है, और जानबूझकर अपनी मर्जी से स्वेच्छया उसको संशय देता है, उसको हार्बर करता है, खाने की चीज़, पीने की चीज़, उसको वाहन जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सके, है ना, किसी भी तरीके से उसकी मदद करता है, उसको छिपाता है, संशय देने छिपाने में की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पर लायबल होगा, और उसके लिए सज़ा है मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास और फाइन। तो किसी को शरण देना, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो टेररिस्ट एक्ट में उसने क्राइम किया हुआ है ना, टेररिस्ट एक्ट में वो शामिल है और जान रहा है, जो व्यक्ति शरण दे रहा है उसको बहुत अच्छे से पता है, उसको पता है बहुत अच्छे से कि इसने टेररिस्ट एक्ट में इसका पार्टिसिपेट था, इसने किया है वो एक्ट, और वो व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से उसको शरण दे रहा है, या उसको देने की कोशिश कर रहा है, या उसको छिपा रहा है जिससे कि उसको सज़ा ना मिल सके, या वो पुलिस वगैरह के हाथ ना आ सके, तो उसको अपने पास छिपा रहा है, अपने घर में छिपाया या कहीं भी छिपाया, है ना। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना। लेकिन यहाँ पे फिर वही एक्सेप्शन आ गया। देखो, इसमें बताया गया है कि ये सबसेक्शन ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ पे संशय देना या छिपाने का कार्य
अपराधी के पति या पत्नी के द्वारा किया गया है। यानी वाइफ टेररिस्ट एक्ट में शामिल थी और हस्बैंड ने उसको संशय दिया, उसको हार्बर किया, तो वो दोषी नहीं होगा। या हस्बैंड टेररिस्ट एक्ट में शामिल था और वाइफ ने उसको हार्बर किया, तो वो यहाँ पे दोषी नहीं होंगे। तो हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में यहाँ पर ये वाला सबसेक्शन अप्लाई नहीं होगा, उनको यहाँ पर जो है एक्सेप्शन में डाला गया है। इसके बाद है प्राप्त संपत्ति को कब्जे में रखना। अब सबसेक्शन 7 ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति टेररिस्ट एक्ट से मिली हुई या अर्जित की गई एक्वायर किसी भी प्रॉपर्टी को जो टेररिस्ट एक्ट से आई है, उस प्रॉपर्टी को जानते हुए, उसको नॉलेज है कि ये टेररिस्ट एक्ट से आई हुई है, जानते हुए उसको अपने कब्जे में रखता है, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? उसके लिए है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना। ठीक, तो कोई प्रॉपर्टी जैसे कि ए है, अब ए टेररिस्ट एक्ट से कोई प्रॉपर्टी लाके बी को दे देता है। अब बी जानता है कि ये जो प्रॉपर्टी ए ने मुझे दी है, कि ये जो प्रॉपर्टी ए ने एक्वायर की है ये टेररिस्ट एक्ट से की है, जानता है वो, फिर भी उसको अपने कब्जे में रखता है उस प्रॉपर्टी को, तो बी यहाँ पे इस सबसेक्शन के अंदर लाइबल होगा और उसको सज़ा मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना। तो प्राप्त संपत्ति को जो टेररिस्ट एक्ट से प्राप्त हुई है उसको कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख रहा है। तो ये सारे जितने भी सबसेक्शन है ना, ये आपके टेररिस्ट एक्ट के सबसेक्शन है। 113 सेक्शन के अंदर यहाँ पर इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है और सब तरीके की पनिशमेंट बताई गई है। टेररिस्ट एक्ट के लिए क्या पनिशमेंट है वो अलग सबसेक्शन में है। कोई तैयारी करता है, प्रयत्न करता है, षड्यंत्र, दुष्प्रेरण, सब तरीके की चीज़ें यहाँ पे जो है पनिशेबल बनाई गई हैं। ट्रेनिंग देने के लिए कैंप्स बनाते हैं, उसका मेंबर हो कोई, शरण दे कोई, या उससे प्राप्त प्रॉपर्टी को कब्जे में रखें। ठीक, तो यहाँ तक के सारे सेक्शन, 3 ही सेक्शन थे, बट 3 सेक्शन भी इतने ज़्यादा बड़े हैं कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। आईपीसी में नहीं थे, बीएनएस में ऐड किए गए हैं। एक बार फिर से बता दूँ, टेररिस्ट एक्ट हम आईपीसी में भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब हम बीएनएस में पढ़ेंगे। तो कुछ सेक्शन इसमें ऐड किए हैं, कुछ हटाए गए हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हुए हैं। आप देखोगे तो पनिशमेंट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ठीक, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज हमारा ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 का ही, ऐसे ऑफेंसेस का जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हो कि जितने भी ऑफेंसेस हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।